हो रही है? अभी नहीं हो रही मैम। देखो एक बार। अभी भी नहीं हो रही। हम्म, अब हो गए। हम्म हम्म ओके, चलिए। हेडिंग रहेगी आपकी। हेडिंग में लिखेंगे आज का जो टॉपिक है आपका, वो है विलियम। और अपनी जो यूनिट आप स्टार्ट करोगे ना, उसमें इस हम्म तरीके से लिख देना, ड्रामा ब्रिटिश लिटरेचर, ये लिख देना आप। उसके बाद आपकी यूनिट स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हेडिंग रहेगी विलियम शेक्सपियर। देखिए, विलियम शेक्सपियर को हम काफी बार जैसे पढ़ चुके हैं, तो आपको इनके बारे में काफी चीजें पता होंगी। जैसे इनका बर्थ ईयर हो गया, आपका डेथ ईयर हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, है ना। ये सब चीजें जो है, लेकिन हम फिर भी इसमें लिखेंगे। इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे, बर्थ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, फिर कब हुआ, देन डाइड, डेथ। जो विलियम शेक्सपियर है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है, बर्थ की जो डेट है वो कोई कंफर्म डेट नहीं है। इसमें इनका बैप्टिज्म है, बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। ये एक्चुअली ना इनका जो है बर्थ बैप्टिज्म से रिलेटेड है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो बैप्टिज्म होता है वो जन्म के 3 डेज बाद होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो बर्थ है वो 23 अप्रैल को हुआ था, और इसी सेम डेट में ही इनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, सेम डेट में इनकी डेथ भी हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल को हुआ था, क्योंकि इस दिन तो इनका बैप्टिज्म हुआ था। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं देखी? स्क्रीन बस ब्लैक नहीं दिख रही। हमें दिख रही है ना, आपका शायद नेटवर्क डाउन है। दिख रही है, शो हो रही है। देखो, ब्लैक होते हैं। चलिए। ये जो है, फिर इनके बर्थ प्लेस की बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पर, इसी में लिखना आप लोग, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो एक्चुअल में जो जगह है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये जो है, ये वाला पूछते हैं, इसमें अपॉन है, इन है, ऑन है, ठीक है, या फिर एट है। सो रिमेम्बर, ये अपॉन है, ना कि इनमें से कुछ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन है ऑन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, एक सेकेंड, वॉरविकशायर, लंदन, इंग्लैंड। मैंने गूगल अर्थ पे मारा था इसका घर सर्च। क्या चीज? गूगल गूगल अर्थ मैप? पे ना इसका घर सर्च मारा था मैंने। अच्छा, मिल गया था। मिल गया था।
अब तो बहुत चेंजेस हो गए होंगे इसमें। हाँ। गुड। ये एक्चुअल में ना, ये इनका बैप्टिज्म डेट है इनकी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है कि बॉर्न ऑन, तो आपको ये डेट नहीं सेलेक्ट करनी है, आपको 23 अप्रैल सेलेक्ट करना है। 1564 वैसे तो अभी तक हुआ नहीं है कि बर्थ डेट पूछी। इन्होंने बर्थ ईयर जरूर पूछा है कि बर्थ कौन से ईयर में इनका जन्म हुआ था, ये जरूर पूछा है, बट डेट नहीं। बट स्टिल अगर पूछ लिया जाता है तो आपको जो है इसका आंसर लिखना है 23 अप्रैल। ठीक है। अब इनकी डेथ की बात करते हैं, तो इनकी डेथ हुई थी, कहाँ पर डेथ हुई, कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इनकी डेथ हुई थी सेम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी। चर्च, सेम प्लेस है ये, ऑफ द हॉली ट्रिनिटी। चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही। ठीक है, वॉरविकशायर, लंदन, इंग्लैंड। तो ये जो है इनका बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब आगे हम बात करते हैं, ये नोट कर लिया ना, इसे बता देती हूँ। इसमें फिर है आगे जो पॉइंट्स हैं, इसमें आता है आपका कि जो विलियम शेक्सपियर है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। ठीक है। ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ही डाइड, he died at the age of 52. He died at the age of 52. His father was John Shakespeare. Mother was mother was Mary Arden. मैरी आर्डन, इनकी जो मदर थी, मदर का नाम था मैरी आर्डन। ओके। डन। अब देखिए, ये जो है, ये तो इनके पेरेंटिंग की बात होगी। अब बात करते हैं इनकी मैरिटल लाइफ की। तो इनकी जो मैरिज है वो हुई थी, मैरिज हुई थी इनकी एनी हैथवे नाम की लड़की से। एनी हैथवे, ये जो है 8 years ओल्डर देन 8 years ओल्डर देन शेक्सपियर। ये जो है, ये विलियम शेक्सपियर से 8 years ओल्डर थी, यानी कि शेक्सपियर गॉट मैरिड इन द ईयर, शेक्सपियर की जो मैरिज हुई थी वो हुई थी when he was when he was 18
and Annie was 26 years old. ओके, तो इस टाइम पे इनकी मैरिज हुई थी। uh, इनकी जो मैरिज है एनी हैथवे एंड विलियम शेक्सपियर, इनकी मैरिज जो है वो अराउंड 83 में हुई थी लगभग। इसको लिख लेंगे 1583। 1583 में जो है इनकी मैरिज हुई थी। हालांकि इन्होंने जो है अपनी मैरिज के लिए जैसे कोर्ट में अप्लाई करते तो कहीं पर ये 82 भी लिखा रहता है। ठीक है, he applied in 82 and finally got license in 83 बिकॉज ये सेम ईयर में ना इन्होंने एनी हैथवे ने अपनी बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम था सुजैना। इसको जन्म दिया था सेम ईयर में 1583 में। ये दिया था इन्होंने एक्चुअल में। सुजैना वाज बोर्न आफ्टर द 6 months ऑफ देयर मैरिज। तो इसलिए जो है 1583 इनकी मैरिज कंसिडर की जाती है। अब बात करते हैं इनकी चिल्ड्रन लाइफ की। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। द नेम ऑफ his wife was Annie Hathaway, who was 8 years older than Shakespeare. When Shakespeare was 18, Annie Hathaway was 26 when they got married. They got married in 1583. अब आगे बढ़ते हैं। So let's talk about their children. In 1583, Susanna their daughter was born. Their daughter was born. जिसका नाम सुजैना। ठीक है, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। सोनम का डिस्कनेक्ट हो गया। शी विल रिकनेक्ट। देखिए, सुजैना their daughter was born in 1583. Okay, then after 2 years, she gave the birth in 1585. She to gave birth to the twins. इन्होंने जो है ट्विंस को जन्म दिया जिनका नाम था, ट्विंस का नाम था, इसमें एक इनका सन था जिसका नाम था हैमनेट एंड एक इनकी डॉटर थी जिसका नाम था जूडिथ। दे वर ट्विंस। ठीक है, बट हुआ क्या कि इन 1596 Hamnet was 11 years old. जब इसकी डेथ हो गई थी। He died. ठीक है, in 1596 when Hamnet was 11 years old,
देन ही डाइड। हैमलेट की डेथ हो गई थी व्हेन हैमलेट वाज 11 years old। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जब इनकी इसकी डेथ हो गई तो ये साल जो है लगभग 1596 के बाद का जो लगभग 3-4 साल इनके काफी डिप्रेसिंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया क्योंकि इसके बेटे की एक बेटा था एंड ही डाइड। तो यहाँ पर इनको इमोशनल जो डिप्रेशन था उससे बाहर आने में काफ़ी समय लग गया था। लगभग 4-5 सालों तक इन्होंने अपने करियर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। आप इन्होंने कुछ ट्रेजिडीज भी जो लिखी है ना वो इस समय पर इसी ट्रेजिडी से, जो इनके साथ ट्रेजिडी हुई, इससे इंस्पायर्ड थी। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। अब शेक्सपियर का जो हाउस है, जो घर है, उसकी बात करते हैं। तो शेक्सपियर का जो हाउस है वो, उसको किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर्स हाउस इज कॉल्ड, शेक्सपियर के हाउस को बोला जाता है, इज कॉल्ड द न्यू प्लेस, द न्यू प्लेस, ये कहा जाता है इनके घर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो बात हुई इनके घर की। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा इनका फैमिली इंट्रोडक्शन था जिसमें इनकी फादर, मदर एंड जो इनकी वाइफ थी एंड चिल्ड्रन थे वो सब यहाँ पर आ गए। अब आगे लिखेंगे आप नेक्स्ट में, अगला पॉइंट है इसमें, शेक्सपियर स्टार्टेड हिज करियर, शेक्सपियर स्टार्टेड हिज करियर, एज एन एक्टर। इन्होंने एक्टिंग के तौर पर एक्टिंग करके इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। कहाँ पे इन्होंने एक्टिंग करी थी? इन लॉर्ड चैम्बरलेन्स, इसको यहाँ लिख देती हूँ, इन लॉर्ड चैम्बरलेन्स men, लॉर्ड चैम्बरलेन्स men, व्हाट वाज दिस? ये था, दिस वाज द नेम ऑफ द थिएटर कंपनी, क्योंकि उस समय पर थिएटर थे, जैसे आजकल के टाइम पे हमारे पिक्चर हॉल होते हैं पिक्चर देखने के लिए, उस समय पर थिएटर हुआ करते थे प्ले ड्रामा परफॉर्म करने के लिए। नेम ऑफ द थिएटर कंपनी, नेम ऑफ द थिएटर कंपनी। ओके, सो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन वाज द नेम ऑफ द थिएटर कंपनी। इसके अंडर में इन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी और यहीं रहकर इन्होंने राइटिंग वगैरह लिखना शुरू किया था। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर, जिस फील्ड में हम रहते हैं तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे आ जाती है, मतलब हम सीख जाते हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से एक्टिंग की करते करते इन्होंने प्लेस भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शेक्सपियर was not highly educated, Shakespeare was not highly educated. He studied at grammar school. उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, ग्रामर स्कूल।
जैसे क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, ये लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं ना, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, ठीक है। इन्होंने जो पढ़ाई करी थी वो ग्रामर स्कूल में पढ़ाई करी थी, और बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है इनकी, मतलब जस्ट समथिंग लाइक, मतलब 10th-12th तक लगभग इन्होंने, मतलब बेसिक एजुकेशन जो होती है वही करी थी, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी है इन्होंने, ठीक है। इसलिए जो है रॉबर्ट ग्रीन, जो कि काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी विट रहे हैं जो, वो इनसे बहुत ज़्यादा जेलस भी थे, क्योंकि ही गॉट सो मच पॉपुलैरिटी इन दिस फील्ड। तो इसलिए इन्होंने इसको इनको अपस्टार्ट क्रो भी कहा था, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म इन पर किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने अपनी शुरुआत करी एक्टिंग करियर से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्लेज वगैरह लिखना शुरू किया। तो इनके कुछ प्लेज हैं जिसमें इन्होंने खुद ही परफॉर्मेंस किया था, मतलब खुद रोल परफॉर्म किया था। तो he performed he performed some roles in his own plays। इन्होंने अपने खुद के प्ले में रोल परफॉर्म किया है, और वो प्लेज हैं, प्ले का नाम मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या परफॉर्म किया था। इन्होंने जो है रोल था इनका, और प्ले था, रोल था इनका घोस्ट, घोस्ट बने थे ये। एनीबडी गेसेस कि घोस्ट कौन से प्ले में था? हेमलेट। हैमलेट। हैमलेट में इन्होंने घोस्ट का रोल परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने किंग डंकन का रोल परफॉर्म किया है। कौन से प्ले में थे किंग डंकन? मैकबेथ, ठीक है। और तीसरा इन्होंने अपने ही प्ले में परफॉर्म किया था एडम का रोल, एडम, जो कि था एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक, ठीक है। ये तो ये क्या जो कहा मैम आपने? रोल में ये लास्ट वाला क्या बोला आपने? एज यू लाइक इट, नहीं नहीं कौन बोला था अपने ही प्ले में रोल किया, मतलब बाकी भी तो इनके ही प्ले हैं। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या हम्म, है ना, बाकियों में तो एक्टर हायर किए थे। अच्छा। जैसे इनके ना सिर्फ 3 प्लेस हैं जिसमें इन्होंने खुद परफॉर्मेंस दी थी, मतलब खुद एक्टिंग हम्म। करी थी, क्योंकि जब ये नहीं नहीं राइटर बन गए आपने थे ये ना। दो में बोला ना, तो फिर एडम बोला आपने कि एज यू लाइक इट इनका खुद का। मैं सोचा दो में भी तो आपने पहले बता दिया था ना। ना ना, ये तीनों, ये तीन, 1 2 3, अच्छा तीनों में ये 3 प्ले ऐसे हैं। इन हम्म। 3 प्ले में विलियम शेक्सपियर ने खुद परफॉर्मेंस दी थी, और कौन सा रोल इन्होंने निभाया था वो ये रोल लिखे हैं। कि हैमलेट जो प्ले इनका जब थिएटर में परफॉर्म हुआ तो उसमें ये घोस्ट बने, मैकबेथ परफॉर्म हुआ तो ये किंग डंकन बने, और जब एज यू लाइक इट परफॉर्म हुआ था तो उस प्ले में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया था। तो ये 3 प्लेस हैं। बाकियों में इन्होंने परफॉर्मेंस, सेल्फ परफॉर्मेंस नहीं दी थी, क्योंकि ही हैड बिकम राइटर। तो इन्होंने जो है एक्टर्स हायर किए थे, और बाद में आप देखेंगे तो इन्होंने कोलैबोरेशन में कोलैबोरेट करके ग्लोब थिएटर भी ओपन किया था, जो कि ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर के ज़्यादा शेयर्स उसमें थे, तो इसलिए उस शेक्सपियर का ही थिएटर माना जाता है उसको। हालांकि वो फुली नहीं था, फुली शेक्सपियर का थिएटर नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का ही थिएटर था वो, ग्लोब थिएटर। तो उसमें क्या कहते हैं, धीरे धीरे जब इनको मतलब पॉपुलैरिटी मिलने लग गई थी तो इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, और पूरी तरीके से राइटिंग में डेडिकेट कर दिया था खुद को, प्लेज लिखने में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। ये मैं सारे आपको शॉर्ट नोट्स इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड नोट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपका अगला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो शेक्सपियर है
शेक्सपियर ने कुछ प्लेज लिखे हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है द लॉन्गेस्ट प्ले। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। द लॉन्गेस्ट प्ले, इनका सबसे लंबा प्ले कौन सा था? कौन सा था? इसको हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है। द लॉन्गेस्ट प्ले वॉज हैमलेट। फिर है दूसरा दूसरा पॉइंट है इसमें, द शॉर्टेस्ट प्ले। शॉर्टेस्ट प्ले, द शॉर्टेस्ट प्ले इज कौन सा है बताओ? कौन सा? नहीं, शॉर्टेस्ट प्ले है इनका कॉमेडी किंग ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये इनका जो है ना शॉर्टेस्ट प्ले है, सबसे छोटा प्ले है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में है इनका मैकबेथ, ठीक है। तो तीनों जो है अलग अलग पॉइंट्स हैं। द लॉन्गेस्ट प्ले, शॉर्टेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट प्ले में आ जाएगा आपका हैमलेट, शॉर्टेस्ट प्ले में आ जाएगा कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट, एंड शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। डन, ओके। फिर उसके बाद है लॉन्गेस्ट कॉमेडी प्ले में आता है इनका इसका अगला पॉइंट, लॉन्गेस्ट कॉमेडी, लॉन्गेस्ट कॉमेडी में है इनका all's well that all's well that ends well, all's well that ends well, चलिए ठीक है। तो ये जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉमेडी, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके नोट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको वो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे पॉइंट टू पॉइंट। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि सम ऑफ द प्लेस
ऑफ शेक्सपियर, हेडिंग लिखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊंगी वो क्या है। सम ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज some of the plays of Shakespeare has prologue and some have epilogue. Some of the plays have prologue, some of the plays have prologue and some have epilogue. Epilogue. कुछ प्लेज में प्रोलॉग है, कुछ में एपिलॉग्स है। ठीक है, अब देखिए प्रोलॉग क्या होता है या एपिलॉग क्या। प्रोलॉग जो है वो एक तरीके से जो ओपनिंग स्पीच होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्पीच को प्रोलॉग कहा जाता है और एंडिंग स्पीच को एपिलॉग कहा जाता है। ठीक है, जिस पर प्ले एंड हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्रोलॉग है कौन कौन से प्ले में है, जैसे प्ले है आपका पेरिकल्स, पेरिकल्स, फिर है ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, और हेनरी के जो 3 पार्ट्स हैं, हेनरी के 3 अलग अलग हैं, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। हेनरी 4th, 5th एंड 8th। ठीक है, ये तीनों, हेनरी 7 सॉरी नॉट 8, ये तीनों। ठीक है, इनमें तो प्रोलॉग्स है। एपिलॉग कौन कौन से प्ले में है, मतलब एंडिंग स्पीच किस किस में है। एक तो है द हेनरी टेम्पेस्ट, सेवन था ना, हेनरी 7 सेवन थे, 6। 7 7 7, हेनरी 7, द टेम्पेस्ट, हेनरी 8, फिर है एज यू लाइक इट। These 3 plays have epilogue. ओके, तो ये जो है एपिलॉग से रिलेटेड प्लेज हैं, और ये जो आपने 4 प्लेज लिखे हैं, these plays are having, these plays have prologues, opening speech and ending speech है आपकी 3 में, एपिलॉग्स द टेम्पेस्ट में, हेनरी 8 में और एज यू लाइक इट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ प्लेज लिखे हुए हैं, तो इसका अगला पॉइंट बनता है आपका, आगे हेडिंग लिखेंगे इस तरीके से, पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जो अनफिनिश्ड था, नाम बताओ। विच वन? एनी गेसेस? हेनरी
Henry VIII. Okay, this play was unfinished. ठीक है, ये प्ले जो है अनफिनिश्ड प्ले की कैटेगरी में रखा गया। क्यों रखा गया है? एक्चुअल में क्या था ना, ये फिनिश ही नहीं हो पाया था। ये जो प्ले था, ये फिनिश मतलब जो विलियम शेक्सपियर है, ही कुड नॉट कंप्लीट दिस प्ले। ये पूरा नहीं कर पाए थे इस प्ले को। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए थे? बिकॉज द GT मतलब ग्लोब थिएटर, ठीक है, ग्लोब थिएटर was burnt during the writing of this play। ये एक्चुअल में क्या है था ना, इस प्ले का परफॉर्मेंस चल ही रहा था। मीनवाइल द परफॉर्मेंस ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड। ठीक है, कब हुआ था? इट वाज बर्न्ड इन 1613। इसका परफॉर्मेंस चल रहा था, तो मिड में ही ये क्या हो गया था, इट वाज बर्न्ड, GT वाज बर्न्ड इन 1613। तो इस वजह से इनकम्प्लीट रह गया था, अनफिनिश्ड रह गया था। एंड इट वाज फिनिश्ड बाय, इसको किसी दूसरे राइटर ने फिनिश किया था जिनका नाम था जॉन फ्लेचर। ठीक है, इट वाज फिनिश्ड बाय जॉन फ्लेचर। इन्होंने बाद में इस प्ले को फिनिश किया था। ओके, डन। अब आते हैं, देखो यहाँ से हमारा एक पॉइंट मिलेगा हमें, अबाउट सम नोट्स अबाउट द ग्लोब थिएटर। कुछ पॉइंट्स हैं ग्लोब थिएटर से रिलेटेड, जिनमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, इट वाज built in built in 1599। 1599 में इट वाज बिल्ट। ठीक है, कब बना था ये? 1599 में। और 1613 में इट वाज burnt, then it was rebuilt in 1614। ठीक है, और ये हमने पॉइंट नोट कर ही लिया है कि इट वाज burnt ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्ले वाज गोइंग ऑन, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डैश द GT ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रिमेंबर, 1613 में व्हेन इट वाज बर्न, हेनरी VIII वाज गोइंग ऑन। ठीक, ये चल रहा था। देन कहाँ पर ये सिचुएटेड है? GT वाज GT was situated on the GT was situated on the south bank of the south bank of the Thames River,
लंदन की काफी पॉपुलर नदी है ये, थेम्स रिवर। थेम्स रिवर। थेम्स थेम्स THAMES। हाँ, THAMES, थेम्स रिवर। हालांकि पढ़ने में आपको थेम्स लगेगा, बट दिस इज नॉट थेम्स, दिस इज थेम्स रिवर। ओके। ये जो है जो ग्लोब थिएटर है वो थेम्स नदी के किनारे पर बना हुआ है, और यहीं पर इनकी परफॉर्मेंसेस होती थी। शेक्सपियर के जो प्ले परफॉर्म होते थे वो यहीं पर ही होता था। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये ग्लोब थिएटर है ये कब बना था। 1599 में जला कब था। इट वाज बर्न इन 1613, रीबिल्ट इन 1649। ठीक है। उसके बाद अगला, ये तो हो गई नोट्स हमारे रिलेटेड, ग्लोब थिएटर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन लेन्स मैन was turned into किंग्स मैन। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किंग्स मैन किसके रेन के समय पे, किसके रूल के टाइम पर ये चेंज हो गया था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम किंग्स मैन हो गया था आफ्टर द एक्सेशन ऑफ आफ्टर द एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। कब हुआ था इनका एक्सेशन। 1603। ठीक है। तो 1603 में जब जेम्स फर्स्ट आए थे तो किंग के नाम को ही डिनोट करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए उनको इसका नाम चेंज करके किंग्समैन हो गया था। ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, ये यहाँ तक हो गया। डन। अब यहाँ पर जो है कुछ मतलब जिन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है कुछ लोगों ने इनके बारे में, कुछ पर्टिकुलर कोट्स कहे हैं, मतलब कुछ कोट करके इनको कहा है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने, ये जो है शेक्सपियर को किसने कहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिटिसिज्म, हेडिंग रहेगी आपकी क्रिटिसिज्म अबाउट शेक्सपियर। क्रिटिसिज्म अबाउट शेक्सपियर। तो किसने क्या कहा था। एन अपस्टार्ट ग्रो, पहला, फर्स्ट, एन अपस्टार्ट ग्रो, इट वाज सैड टू विलियम शेक्सपियर। किसने कहा था ये। इट वाज सैड बाय रॉबर्ट ग्रीन, who was the most popular critic of the age. रॉबर्ट ग्रीन। देन सेकंड, इनको कहा था कि डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी। सो किसने कहा था, ये जगह छोड़ देना, अभी मैं लिखवा दूंगी। नंबर 3, इनको कहा था द वंडर ऑफ आवर स्टेज, द वंडर ऑफ
our stage. The wonder of our stage. Then number 4, he is a universal poet. He is a universal poet. Then number 5, फिफ्थ नंबर पे the soul uh, the soul of the age, the soul of the age. और एक लास्ट नंबर 6 पे है with this key, with this key Shakespeare unlocked his heart. With this key Shakespeare unlocked his heart. तो ये किसने क्या कहा था? देखिए यहाँ पर डियर सन ऑफ मेमोरी, तो डियर सन ऑफ मेमोरी इनको किसने कहा था? ये कहा था इनको जॉन मिल्टन ने, ठीक है। इट वॉज सेड बाय जॉन मिल्टन. द वंडर ऑफ आवर स्टेज, that was said by Ben Jonson. Ben Jonson. Then he is a universal poet, so it was said by uh, यूनिवर्सल पोइट इनको कहा था विलियम जे लॉन्ग नाम के एक राइटर होते थे, इन्होंने कहा था, विलियम जे लॉन्ग ने. सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज इनको कहा था बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन. फिर है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इट वाज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ. एक क्वेश्चन इसमें एक और आता है, वो ये कि इसमें ये लिखा हुआ है ना विद दिस की से यहाँ पर क्या रेफरेंस है, कौन सी की? तो दिस की को रेफर कर रहे हैं सोनेट को, मतलब विद सोनेट. सोनेट के थ्रू शेक्सपियर ने अपनी जो भी इमोशंस थे या फिर जो भी फीलिंग्स उसकी थी, जो भी उसके मन में था, दिमाग में जो भी था, दिल में जो भी था, वो उसने सोनेट के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाया है. सो विद दिस की मीन्स सोनेट. और इन्होंने भी एक सोनेट लिखा और उस सोनेट में ये लाइन इन्होंने कही थी, ठीक है, डन. तो ये जो है कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड. डन. ये नोट कर लेना आपने, कुछ छोटा तो नहीं इसमें. हम्म, ओके. अब कल हम हेडिंग लिख लीजिए, कल हम लिखेंगे सोनेट बाय शेक्सपियर. इसको अच्छे से पढ़ना, कितने सोनेट लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है. मैंने शायद पूछे भी थे, कुछ स्टेटस में लगाए थे आई थिंक ना. एक सोनेट नंबर 18 कल मुझे बताना कौन सा है. दिस इज अ वेरी पॉपुलर सोनेट, ठीक है. इस सोनेट को बताना कि ये सोनेट कौन सा है. कल ही बाकी बताना. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. इसमें आपने उसके लिए लिखा था सर मैम, फ्रेंड के लिए. कोई कहता है कि बिलेवर्ड के लिए लिखा, फिर लेकिन फ्रेंड के लिए लिखा था.
ये वो है ना, ये shall I एक्चुअल में ना compare you इन्होंने with 154 सॉनेट्स लिखे हैं टोटल, हम्म जिसमें से कुछ सॉनेट इनके डेडिकेटेड हैं फेयर लॉर्ड, कुछ आपके डार्क लेडी, और 2 सॉनेट्स हैं लास्ट के, वो जो है क्यूपिड को डेडिकेटेड है। तो ये डेडिकेटेड है, इनके लिए भी लिखे, इनके लिए भी और इनके लिए भी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप 2-3 क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, Shakespeare's sonnet were published in the year, कौन से सन में पब्लिश हुए? फिर है क्वेश्चन नंबर 2, Shakespeare's collection of plays was published under डैश, किस नाम से पब्लिश हुआ था? फिर है नेक्स्ट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे which is the last play written by शेक्सपियर, शेक्सपियर के थ्रू लिखा गया लास्ट प्ले कौन सा था? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज Hamlet was influenced by dash tragedy। ठीक है, तो ये जो है 4 क्वेश्चन के आंसर कल आप बताएंगे। ओके, और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, सोनेट से पढ़ेंगे। ठीक है, सोनेट की जो भी फैक्ट्स, जो भी पॉइंट्स है वो कल हम पढ़ेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे पढ़ना है इसको, then we will continue tomorrow. Okay, so good night everyone, thank you। थैंक यू।